गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांव की ओर प्रकृति की ओर में आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को एक आर्ट को समर्पित किया और समर्पित करते हुए उन्होंने बहुत सारे ऐसे आर्ट में नवाचार किए हैं। नाबार्ड नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार के जो मेले आयोजित किए जाते हैं वहाँ इनको बुलाया जाता है। यहाँ तक कि दिल्ली में भी कई बड़े जो आर्ट के मेले लगे हैं वहाँ इन्होंने अपनी स्टॉल लगाई है। आज हम यहाँ रतन लाल जी के पास में हैं। नमस्ते रतन लाल जी। नमस्ते सर। हम अपनी गांववाणी टीम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। और सर, हम पिछले कई सालों से ये प्रयास कर रहे हैं कि गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए ऐसे कलाकार, ऐसे हुनरमंद व्यक्ति जिनमें हुनर है, उनकी कला में एक ऐसी पहचान है, उन्हें हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर रविवार को हमारा एक कार्यक्रम चलता है आओ लौट चले गाँव की ओर प्रकृति की ओर में हम ऐसा मंच प्रदान करते हैं कि उनकी कला को, उनकी जो हाथ की ऐसी जो हुनरकारी है उसे एक पहचान दिलाई जा सके और उन्हें एक ऐसा नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर इस आर्ट को पहचान मिल सके। इसलिए हम इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। हमें खुशी है कि आज हम आपके पास यहाँ अलवर आकर और आपके इस कार्यक्रम को हमने देखा है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आर्ट है किस प्रकार से आपने ये चीज़ें सीखी, कैसे आपने आरंभ किया और आपका ये जो सफ़रनामा है कहाँ से आपने इसे आरंभ किया और किस तरीके से आपने इसे एक अपने उम्र के अनुभव के आधार पर एक नई एक निखार प्रदान किया है, नए नए आपने इसमें ट्रेडिशन प्रदान किए हैं इसको। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये आर्ट कहाँ से सीखा और किस प्रकार आपने ये अपने इस सफ़रनामे में इसको आगे बढ़ाया। तो हमारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस रविवार हम आपकी इस कहानी को लोगों के साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। रतन लाल जी। जी नमस्ते, मैं आपको दोबारा पूर्ण करता हूँ और स्वागत है आपका दोबारा। मैं जब पढ़ाई करता था तो और लोगों के साथ ना बैठ के मैं कुछ ना कुछ प्रकृति में ढूंढता रहता था कि कुछ ऐसा करूं और पढ़ाई के साथ साथ ये सोचता कि मुझे आगे क्या करना है। जब मैं 10वीं क्लास में था उस समय तो सब लोग या तो नौकरी की तलाश में रहते थे या इधर उधर कोई बात नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे अलग हटके काम करूं। तो मैंने बिजनेस को ही चुना। अब बिजनेस चुना तो उसमें ऐसा कौन सा काम करूं जिसमें किसी के साथ कोई कंपटीशन ना हो, मैं जो अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करूं वो वैसी हो और दूसरों को भी प्रेरणा मिले। हाँ सर। तो इधर उधर जो लोगों के लिए वेस्टेज चीज़ थी जो इसको बेकार समझ के फेंक देते थे, मैंने उनको इकट्ठा करा और कोई ना कोई नया डिज़ाइन उसमें डालता रहता, चाहे झोंपड़ी बना दी या कुछ और बना दिया, पेंटिंग्स बना दी थी फेविकोल वगैरह। बिल्कुल सर। और धीरे धीरे उनको सजाने लगा और इस तरह से धीरे 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 करते करते मैंने इसको आगे बढ़ाया काम को। बिल्कुल। और फिर मिला कि अधिकारी आए थे कोई देखने के लिए, तो मैं जानता नहीं था कि ये कहाँ कैसे बिक भी सकती है या नहीं, खाली सजावट के रूप में ही रखता था। बाद में जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी उन्होंने मुझसे मेले में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। बिल्कुल सर। और इसको बनाया। बिल्कुल। जब इनका डिमांड बढ़ने लगी तो मैंने सोचा इस काम को क्यों ना और किसी को भी सिखाया जाए। जरूर सर। तो मैंने पहले पुरुषों को लिया लेकिन वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते थे, तो महिलाओं को सही देखा, वो अच्छे से मन लगा के एकाग्रता से काम करती है। बिल्कुल सर। और अपने आसपास के महिलाओं को मैंने जोड़ा जिनके पास फ्री समय है और इस ओर रुचि रखती है। तो इस तरह से मैंने करीबन लगातार 10 से 15 महिलाओं को काम देना शुरू कर दिया। बिल्कुल कुछ ना कुछ बनवाते रहते थे। शुरू में मैं अपनी चीज़ों को आसपास के क्षेत्रों में ही बेचता था। शहर में ही मिलने जुलने वालों को किसी को गिफ्ट दे दिया, कभी मॉडल बना दिया। तो आगे बढ़ता गया, फिर मेले बाहर भी जाना पड़ा। बिल्कुल मेलों में। तो मेलों से फ़ायदा भी हुआ मुझे कि वहाँ एक तो नई चीज़ देखने को मिली और साथ में बिक्री भी बढ़ी। हाँ सर। इस तरह से मैं आगे बढ़ा। मतलब आप जब मेलों में गए तो एक्सपोजर मिला, नई नई चीज़ें आपको देखने को मिली और पूरे भारत के नहीं, अलग अलग राज्यों से, पूरे भारत में से लोग आर्टिजन वहाँ आने लगे। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, इस सफ़रनामे में कहीं आपको संघर्ष, कोई ऐसा स्ट्रगल करना पड़ा हो, क्योंकि इसमें आपको परिवार के साथ साथ सामाजिकता और कई सारी ऐसी चीज़ों से स्ट्रगल करना पड़ा होगा, तो ऐसा कोई संघर्ष, जो ऐसी कोई रुकावट आपके इस काम में अगर आई हो? देखा जाए तो ये संघर्ष तो हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन मैंने उनको संघर्ष ना समझ के चुनौती दी। बिल्कुल कि क्यों ना मैं इसी काम को आगे करूँ। चाहे शुरू मेरी बहुत मजाक बनती थी, शादी भी हो गई थी तो उस समय भी कई बार तो मुझे ऐसा भी सुनना पड़ता था कि
खिलौने बनाता है इतनी बड़ी उम्र में भी, यानी कि जब मेरी शादी हो गई थी तो बड़े ही समझ लो सैनियों में तो। लेकिन मैंने फिर दोबारा यही कहा कि मैं क्यों ना इसको अच्छे से काम करूं, और धीरे धीरे जब देखने लगे तो आगे बढ़ता चले गया, कोई दिक्कत नहीं आई। बाद में तो सब लोग सहयोग ही करने लगे इसमें, और जो मेरे साथी लोग हैं, महिला पुरुष जो भी है, बिल्कुल आगे प्रेरणा देते। सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने 10 महिलाओं को भी इस काम में जोड़ा और आज उन्हें रोजगार नियमित रूप से मिल पा रहा है। अभी सर मेरे को जानकारी हुई कि आपको दिल्ली भी कई तरह के अवार्ड मिले हैं, साथ में आपने अपनी पत्नी को भी ये चीज़ें सिखाई और आज आप पूरा परिवार इस काम में जुड़कर बाकी महिलाओं को भी साथ में जोड़कर आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर, स्पेशली इस आर्ट को आप कौन सी तो आर्ट बताते हो, इसके लिए कहाँ कहाँ आपको अवार्ड मिला, ऐसा कोई मंच जिससे आपको आगे बढ़ने में आसानी हुई हो? हाँ, शुरू में मैं गया था DIC, तो सबसे पहले तो मुझे जिला औद्योगिक केंद्र की तरफ से जिला स्तर पे स्टेडियम में अवार्ड मिला था। बिल्कुल सर। जो कलेक्टर साहब वगैरह होते हैं और मंत्री जी वगैरह होते हैं, उन्होंने दिया था। बिल्कुल सर। जो जिला स्तर का है। उसके बाद में फिर हैदराबाद मुझे भेजा, तो वहाँ सेकंड प्राइज़ लेकर आए थे, जबकि मैंने वहीं चीज़ों को इकट्ठा करके वहीं बना के उस मार्केट में बेचा था। और लोग कैसे काम कर रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था। हम जहाँ चली जाते हैं वहीं अपने प्रोडक्ट को चालू कर देते हैं, जबकि हमारे पास प्रोडक्ट भी होता है और डिमांड बढ़। तो हैदराबाद में सेकंड प्राइज़ लिया। उसके बाद में दिल्ली राजपथ पे प्रदर्शनी लगी थी, वहाँ भी अवार्ड मिला। बिल्कुल सर। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग टीम का ही रहा। बिल्कुल सर। क्योंकि सब टीम लेके फिर काम कर रहे थे। अब तो हर मेलों में सबसे पहले यही देखते हैं कि हाँ इतने लोग हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। नहीं सर, आपका हमने कई जगह देखा, नाबार्ड में हमने आपको जयपुर भी देखा, अलवर भी देखा, और पूरे भारत में आप अलग अलग स्टेट्स में जो मेले लगते हैं वहाँ आपको मतलब अपनी स्टॉल लगाने का अवसर मिलता है। और आपके पास हमेशा से अलग अलग विभागों से इस बात के लिए कॉल भी आती है कि आप अपनी स्टॉल वहाँ लगाएं। तो हम गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से सर हमें भी खुशी है कि आप जैसे हुनरमंद आर्टिजन जो हैं, जिनमें कला है, उनके हाथों में एक नई आदर्श सोच है, जिसके माध्यम से आप अपनी इन जिस चीज़ों को लोग घर से बेकार समझ के फेंक देते हैं, उन्हें आप ऐसा एक स्वरूप बनाते हो कि लोग मजबूर हो जाते हैं अपने घर में उसको वापस लाकर सजावट के लिए लगाने के लिए। जैसा आपने एक लकड़ी के ऊपर कागज़ की लुगदी से यहाँ तक कि बुरादे से और बेकार जो बांस के टुकड़े हैं उनसे भी एक ऐसा स्वरूप बनाकर यहाँ हमने आपके यहाँ पर देखा। तो हमें खुशी हुई सर इन सब चीज़ों को देखकर। और मैं गांववाणी स्टूडियो से जुड़े हुए बाकी लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे जो कलाकार हैं उनका हम सम्मान करें, हृदय से उनका हम आभार व्यक्त करें कि जो हमारी संस्कृति को, जो हमारी गाँव की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो प्राचीन जो संस्कार हैं, उनको एक स्वरूप देते हैं ये अपनी कला के माध्यम से, जो हमारे घरों की एक शोभा बढ़ाने का काम करती है। चाहे हम ऊपर जो पेंटिंग लगी हुई है उसमें देखें कि ऊंट चलते हुए दिख रहे हैं, पर्यावरण का एक मैसेज उस पेंटिंग में हमें नज़र आ रहा है। साथ में ऊपर सूर्य अस्त होता हुआ नज़र आ रहा है तो पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं। ये पहले हमारे गाँव में काफ़ी आम बात होती थी, लेकिन आज जिस तरह से पेड़ों का तेज़ी से काटा जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण वो सारी चीज़ें ख़त्म सी होती जा रही हैं। लेकिन आपने यहाँ इन पेंटिंग्स के माध्यम से वो एक संदेश प्रेषित करने का काम किया है। चाहे जीव जंतुओं को प्यार करने की बात हो, चाहे यहाँ प्रकृति से जोड़ने की बात हो, या फिर हमारी संस्कृति में जो देवी देवताएं हैं उनको भी आपने जोड़ने का इन पेंटिंग्स में काम किया है। तो हमें खुशी है सर, और हम इसी प्रकार के नए नवाचारों के साथ फिर अगले रविवार आपको एक नए चेहरे से रूबरू कराते हैं। तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे और आपको सर फिर से हृदय से आभार और प्रणाम। नमस्कार।